बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रूल नंबर 4। हमने पहले जो है रूल नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये वीडियोस इसमें जो वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको समझने में आसानी होगी अगर वो आपने देखी हुई है। तो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी सून। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो आपके सामने आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और सब्सक्राइब इसीलिए कर दें ताकि जो नई वीडियोस बनाऊँ वो आपके पास जल्दी पहुंच जाएं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स रूल नंबर 4 में कलेक्टिव नाउन्स हम पढ़ने जा रहे हैं। और पहले हमने बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और साथ में एमसीक्यूज भी कवर किए हैं। हम इसी तरीके से सीरीज़ को लेके चलेंगे ताकि ऐसी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं जिस सीरीज़ से मतलब मेरी बड़ा टाइम मतलब एक वीडियो बनाने के लिए आप ऐसे समझ लें 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं तभी जाके इन चीज़ों को। देखिए लिखी तो सारी चीज़ें हुई हैं लेकिन इन पे अपनी रिसर्च करना कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, पास्ट पेपर्स में कैसे आए हैं और कौन सी कैंडिडेट जो गलतियां करते हैं राइटिंग के अंदर वो चीज़ें निकालना, समझना, उनको गौर करना, फिर उनको सीक्वेंस देना जो आपको समझने में आसानी हो। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसीलिए ये चीज़ हकीकत है भाई, इसीलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे पहले। अभी यहाँ पर चलते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कलेक्टिव नाउन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन्स है क्या। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो लफ्ज दिखने में एक आते हैं, दिखने में क्या आते हैं एक, लेकिन होता क्या है उसके अंदर कलेक्शन। अभी कलेक्शन चीज़ों का हो सकता है, कलेक्शन लोगों का हो सकता है, कलेक्शन जगहों का हो सकता है, कलेक्शन एनिमल्स का हो सकता है, कलेक्शन बर्ड्स का हो सकता है। मतलब कलेक्शन को ही शो करता है, ग्रुप को ही शो करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर हम देखें कि कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स कहूँ, एक वर्ड है स्टूडेंट्स, तो कि भाई ये कलेक्टिव नाउन है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, बॉयज ये प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो वर्ड एक हो लेकिन उसके अंदर लोग ज़्यादा हों, चीज़ें ज़्यादा हों, एनिमल्स ज़्यादा हों, जगहें ज़्यादा हों, तो उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम लफ्ज़ एक है, खिलाड़ी कितने 11। फैमिली लफ्ज़ एक, फैमिली के अंदर मतलब कितने होते हैं मेंबर्स, उसके मेंबर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और कहीं कहीं तो 11-12 भी हैं। ठीक है भाई, ये बात सुन के जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स विच आर टेकन टुगेदर एज अ ग्रुप स्पोकन एज अ होल। कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं उन पूरे मेंबर्स को एकदम एक लफ्ज़ में बयान करना, इसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर ये कलेक्शन वाले वर्ड्स हैं कौन से, हम ये देखते हैं सबसे पहले वर्ड्स को, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पहले कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले वर्ड क्या है? फैमिली, टीम, जोरी। जोरी का मतलब होता है फैसला करने वाले। ठीक है, इसमें 12 जजेस का एक जोरी होती है। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ द 12 जजेस दैट्स कॉल्ड जोरी। क्लास, स्टाफ, गवर्नमेंट, बोर्ड, काउंसिल, फैकल्टी, पैनल, मेजॉरिटी, ग्रुप, कमेटी, स्क्वायर, फ्लॉक, हर्ड, ऑडियंस, स्वार्म, फ्लीट, सेट, पेक, कम्युनिटी, मॉब, क्राउड। तो भाई ये सारे वर्ड जो है ना ये क्या हैं? कलेक्शन को जाहिर करते हैं। अभी इसमें कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो कलेक्शन लोगों का कलेक्शन जाहिर कर रहे होंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो एनिमल्स का कलेक्शन जाहिर कर रहे होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो मतलब बर्ड्स का जो है कलेक्शन जाहिर कर रहे होंगे। तो चीज़ों का कलेक्शन, लोगों का कलेक्शन, मतलब इनको कलेक्शन को जाहिर करने के लिए ये वर्ड यूज होते हैं। अभी ये तो हुआ ईजी। आप इसमें देखें, आप हर एक लफ्ज में मतलब एक चीज़ नहीं होगी, मतलब दैट वुड कंटेन मैनी पीपल, मैनी थिंग्स, मैनी एनिमल्स, द मैनी बर्ड्स। तो अभी समझते हैं आगे कि अभी हमारा ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, वजह क्या है, क्या मुसीबत है कि हम इसको पढ़ रहे हैं और कवर कर रहे हैं, तो अभी आगे पता चलेगा। कलेक्टिव नाउन्स क्या लिखा है? कलेक्टिव नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स आर परफॉर्मिंग एन एक्शन एज अ यूनिट। ये कलेक्टिव नाउन्स। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है क्राउड, ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ आपको। एक वर्ड मैंने लिखे दो, एक क्राउड और दूसरा मॉब। आपको पता है क्राउड का मतलब क्या है? लोगों का हुजूम। क्या आपको पता है कि मतलब ये लोगों के हुजूम को मॉब भी कहा जाता है, लेकिन मॉब भी लोगों का हुजूम और मतलब क्राउड भी लोगों का हुजूम। फर्क क्या है? कहाँ पर ये यूज़ करें? चलें यार एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ क्या करें, बिकॉज आई लाइक यू सो मच, सो यू मस्ट लाइक माई वीडियो टू। तो यहाँ पर बात करते हैं
कि मॉब और क्राउड में फर्क क्या है, ये दोनों ही लोगों के हुजूम है। अभी लोगों के हुजूम है तो क्राउड कहाँ पर कहें और मॉब कहाँ पे कहें? भाई क्राउड वहाँ पे कहेंगे, मतलब गैदरिंग ऑफ द पीपल, लोगों का साथ होना, कहाँ पर? पब्लिक प्लेस में या किसी स्ट्रीट में। लेकिन भाई वो जंगजू नहीं है, वो नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो नुकसान नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही साथ हुए हैं तो उन लोगों को, ग्रुप को क्या कहा जाएगा? उन लोगों के ग्रुप को कहा जाएगा क्राउड। तो फिर भाई मॉब क्या है? मॉब वो हुजूम होता है लोगों का जो साथ हो जाए और ऐसे तरतीब में भी ना खड़े हों, डिसऑर्डर मैनर में खड़े हों और उसके बाद नुकसान करना चाहें, गुस्से में हों, एहतजाज करना चाहें, तो उस लोगों के हुजूम को कहा जाता है मॉब। भाई डिफरेंस पता चल गया? डिफरेंस पता चला कि ऐसे लोग जो नुकसान पहुंचाना चाहें और उनका हुजूम हो तो उसे कहा जाता है मॉब। ऐसे लोग जो गैदरिंग में बैठे, जैसे भाई एक हाल है उसमें लोग बैठे हुए हैं, तरतीब से बैठे हुए हैं, सीट्स लगी हुई हैं, तो उसको कहा जाएगा क्राउड। देयर वाज अ क्राउड ऑफ पीपल। आ रही है बात समझ में? अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, आगे चलते हैं जल्दी। अब यहाँ पर ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई कलेक्टिव नाउन पता चल गया सर, कलेक्टिव नाउन इसे कहा जाता है। अभी अगर कोई एक लफ्ज है कलेक्टिव नाउन, उसके सामने दूसरी पॉइंट पे आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन के सामने जो वर्ब आएगा वो कौन सा होगा? सिंगुलर या प्लूरल? इसका मतलब यह है कि देखें, अगर मैं कहूँ फ्लॉक का मतलब है बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अभी फ्लॉक इज होगा या फ्लॉक आर होगा? अब यार क्या यूज़ करूँ? फ्लॉक में तो मतलब हुजूम है तो लोग मतलब बहुत ज़्यादा जो है बर्ड्स हैं, तो अभी मैं फ्लॉक के साथ क्या यूज़ करूँ? फ्लॉक मतलब फ्लाइज कहूँ या फ्लाई कहूँ? भाई अभी यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी आपको। देखें ये वर्ड जो है ना, ये आपको दिखने में क्या आ रहे हैं? सिंगुलर। फैमिली, टीम, ज्यूरी, क्लास, स्टाफ, गवर्नमेंट, बोर्ड, इनके सामने सिंगुलर वर्ड भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि इन वर्ड्स के सामने इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। फिर दोबारा कह रहा हूं, वाज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, हेज भी आ सकता है। उसके बाद डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है। उसके बाद गोज, अगर एक्शन को लिया जाए उसमें एसीएस का इजाफा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा? तो भाई इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हो, आज यही तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं मैं। अभी यहां पर देखते हैं कलेक्टिव। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर वर्ब कब यूज होगा। सिंगुलर मतलब इनके सामने इज कब आएगा, इनके सामने हेज कब आ सकता है, इनके सामने वॉज कब आ सकता है, इनके सामने एस का इजाफा कब हो सकता है, तो यहाँ पर इनके सामने डज कब आ सकता है। मतलब ये सिंगुलर वर्ब में 5 है और पहले मैं वीडियो में समझा भी चुका हूँ, सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर परफॉर्मिंग इन एक्शन एज अ यूनिट। अगर कलेक्टिव नाउन के सामने जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा कब? कंडीशन क्या है कि सारे मिलके एक काम कर रहे हैं। अगर मिलके एक एक्शन कर रहे हैं, एज अ यूनिट एक्शन हो रहा है, मतलब सारे जो मिलके एक एक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो मतलब इज आ सकता है, वाज आ सकता है, डज आ सकता है, एसीएस का इजाफा हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्लूरल वर्ब कब आएगा? इसके सामने आर कब आएगा, वर कब आएगा, डू कब आएगा, गो कब आएगा, मतलब ये हैव कब आएगा, ये प्लूरल वर्ब कब आएगा? अभी इसकी कंडीशन क्या है कि व्हेन द मेंबर्स ऑफ अ कलेक्टिव नाउन्स, अगर कलेक्टिव नाउन्स के जो मेंबर्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, आर परफॉर्मिंग एन एक्शन, और एक्शन कर रहे हैं एज इंडिविजुअल, उनका हर एक का ऐसा एक काम का जिक्र किया हुआ है जिस काम में मतलब हर एक बंदे का एक्शन करने का तरीका अलग होगा, इंडिविजुअल एक्शन को बता रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे? अगर वॉकिंग है, रनिंग है, ये क्या है? रनिंग, भागना होगा, तो सारे मिलके एक काम नहीं करेंगे, हर एक का काम अलग होगा, मतलब अलग तरीके से भागेगा। तो यहाँ पे ऐसे एक्शंस हैं जो इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग, हर बंदे का अलग काम होगा। तो हर मेंबर का अगर काम तकसीम हो रहा है, हर मेंबर का ग्रुप, देखो ये शो करते हैं ग्रुप को, लेकिन एक्शन आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उससे हमें ये लग रहा है कि यार ये ऐसा काम है जो मिलके नहीं हो सकता, हर एक बंदे का काम अलग अलग होगा। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो वहां पे हम आर यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, ठीक है, हैव यूज करेंगे। लेकिन ये इतना समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको बता दूं 30% समझ में आया है, अभी तक 30% समझ में आया है। जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं उससे आपको 50% समझ में आएगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ पर आप अगर बोर हो रहे हैं, बोर नहीं हो, देखें आपको लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, आपकी चीज़ें हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। अब यहाँ पर देखें, अभी तो आपने एग्जाम्पल दिए ही नहीं, हर चीज़ कई एग्जाम,
कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं फिर ही आपको समझ में आते हैं, वरना रूल्स आपको जीरो बराबर होता है। मतलब आप कहेंगे मुझे तो इंग्लिश कभी आएगी नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्लूरल वर्ब हमें पता चला कि अगर एक्शन क्या हुआ है, एज इंडिविजुअल हो रहा है तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स को भी पढ़ते हैं हम। अभी हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा 4 से 5, जिसमें एक ही वर्ड सिंगुलर वर्ब भी लेगा और प्लूरल वर्ब भी वहाँ पे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि सिंगुलर वर्ब क्यों आ रहा है और प्लूरल वर्ब क्यों आ रहा है। अब यहाँ उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसमें। द ऑडियंस वॉज लार्जर देन एवरेज एंड कंसर्ट वॉज अ सक्सेस। जो ऑडियंस थी वो एवरेज से ज्यादा थी। अभी मुझे ये बताएं, एवरेज से ज्यादा थी ऑडियंस, इसका मतलब है टोटल ही लोग जो हैं ऑडियंस में हैं, सुनने वाले जो लोग हैं उन सब की बात कर रहा है, मिल के बात कर रहा है कि भाई वो जो थे ना वो उनके एवरेज से ज्यादा थे, इसीलिए जो कंसर्ट था वो कामयाब हुआ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये कलेक्टिवली काम हो रहा है। ये मतलब क्या है, सबका जिक्र एक ही मर्तबा आया है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने बहुत लिखा है। उसके बाद लिखा है द ऑडियंस वर चीयरिंग वाइल्डली, द ऑडियंस वर चीयरिंग वाइल्डली। अभी यहाँ पे हम देखते हैं द ऑडियंस वर चीयरिंग वाइल्डली। अब यहाँ पे इसको सोचें, अगर चीयरिंग का मतलब है नारे लगाना, जब हर एक बंदा नारा लगे, मतलब नारे लगाते हैं उसमें ऑडियंस के लोग, तो हर एक बंदा अलग तरीके से नारा लगाएगा। मैं आपको बताऊं ये एक्शन एक साथ नहीं हो सकता, ये एक ऐसा एक्शन है जो एक साथ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये हर एक काम, मतलब नारे लगाने का जो एक्शन है वो एक्शन हर एक बंदे का डिफरेंट होगा, लाजमी है। हर एक इंसान की नेचर जो है अलग है, हर किसी का जब डिफरेंट होगा ये मतलब एक्शन करने का तरीका, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे, वॉज नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस जो है, ऑडियंस की बात नहीं हो रही बल्कि ऑडियंस में जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, इसीलिए चीयरिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पर वर आएगा और वर के बाद चीयरिंग लिखा हुआ है। ऑडियंस वर चीयरिंग वाइल्डली, इसका मतलब ये है कि जो ऑडियंस में लोग थे उन लोगों का जिक्र हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अभी कुछ टेक्निक्स भी हैं, कुछ रूल्स भी हैं, वो टेक्निक्स अभी आएंगी। द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, जूरी ने अपना फैसला दिया। अभी जूरी ने अपना फैसला दिया, अभी फैसला जब देंगे, अभी हम ये देखें तो कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे तो हर कोई अलग अलग बातें करेगा। जजेस जो होते हैं, जजेस का ग्रुप जो होता है, जब डिस्कस करेंगे तो एक पॉइंट उसकी अलग होगी, उसकी पॉइंट अलग होगी, उसकी पॉइंट अलग होगी, वो डिफरेंट लॉज जो है बता रहे होंगे। लेकिन जब फैसला देंगे तो मिल के एक ही फैसला देंगे। इसका मतलब है ये काम क्या हो रहा है, कलेक्टिवली, सबका मिला के एक ही फैसला देंगे। तो इसीलिए ये काम क्या हो रहा है, कलेक्टिवली हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया है हमने, हेज, और आगे हमने क्या यूज़ किया है, इट्स। इट्स इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ये जोरी कैसे यूज हो रहा है, एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, कलेक्टिवली यूज हो रहा है, इसीलिए हेज लिखा और आगे हमने लिखा इट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द जोरी हैव प्रेजेंटेड, द जोरी हैव प्रेजेंटेड, जोरी ने पेश किए हैं देयर आर्ग्यूमेंट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर बात समझनी पड़ेगी, जब आर्ग्यूमेंट दलाइल देंगे, जब दलाइल देंगे, जो जोरी के मेंबर्स हैं वो हर एक मेंबर के अलग अलग दलाइल होंगे, सब मिलके एक दलाइल नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए सब मेंबर्स के अलग अलग दलाइल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि काम बंट रहा है, क्या हो रहा है, काम तकसीम हो रहा है। ऐसा काम जो तकसीम हो, मतलब उसके लिए हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल, और उसके सामने भी हम यूज क्या करना है, देयर यूज करना है, क्योंकि ये किसको जाहिर कर रहा है, जोरी को नहीं, बल्कि जोरी के अंदर जो बाहर 12 जजेस हैं उनके बारे में जिक्र है उनका, इसीलिए यहाँ पर यूज किया हैव क्योंकि ये प्लूरल है, और आगे हमने क्या यूज किया, देयर आर्ग्यूमेंट्स। एक चीज और बताता चलूं कि अगर ये एज इट इज, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक टेस्ट में नहीं, मैंने देखा है कि 4-4, 5-5 टेस्ट में रिपीट हुए हैं। मतलब यही क्वेश्चंस आपको हर जगह पे यही क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर ये एज इट इज क्वेश्चंस भी आप नोट कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि तकरीबन क्वेश्चंस यहीं से उठाते हैं, सेम उठाते हैं, कोई अपने नहीं बनाते हैं वो क्वेश्चन। और भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ एमसीक्यू जो है एज एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं, ताकि जो मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको 100% जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इसीलिए ये थोड़े से ज़्यादा और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमेशा के लिए हमें याद रहे। द जूरी हैज़ रीड अ डिसीजन, भाई जोरी जो है वो फैसले पर पहुंचा। फैसले पर, इसका मतलब है जोरी जो फैसला करने वाले वो फैसले पर पहुंचे, नतीजे पर पहुंचे। तो
नताज पर पहुंचे तो इसको क्या कहा जाता है, कौन पहुंचा होगा, हर एक बंदा अलग पहुंचा होगा क्या, नहीं ना, मतलब एक कलेक्टिवली काम हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, हेज यूज होगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखें, द ज्यूरी वर अलाउड टू गो होम, भाई जो फैसला करने वाले थे उनको इजाजत दी गई, इजाजत दी जाती है तो हर कोई जो है अलग अलग अपने घर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर काम बन जाएगा, हर एक बंदा अपने घर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जब एक्शन बन जाए तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, इंडिविजुअल एक्शन हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, वर यूज़ करना पड़ेगा, वॉज यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, द टीम वॉज एन ऑर्डरली वन, भाई जो टीम जो थी वो बहुत तरतीब में थी, तरतीब में थी, इसका मतलब क्या है, 11 के 11 खिलाड़ी तरतीब में थे, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, द टीम वॉज एन ऑर्डरली वन। लेकिन आगे देखते हैं, द टीम वर टॉकिंग ओवर सम न्यू प्लेयर्स, नए जो प्लेयर्स थे उनके बारे में जो टीम थी वो बात कर रही थी। अभी टीम जो बात कर रही थी, भाई बात करने का जो अमल है वो ज़रूरी नहीं है कि टीम का हर एक मेंबर एक ही बात कहे और एक ही वक्त में, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि बातें करना तो मतलब ये एक एक्शन ऐसा है कि हर किसी का अपना एक्शन होगा, एज इंडिविजुअल होगा, जिसकी वजह से हमने क्या यूज़ किया, द टीम वर टॉकिंग ओवर सम न्यू प्लेयर्स। उसके बाद लिखा हुआ है, इफ कलेक्टिव नाउन्स आर यूज एज सिंगुलर दे शुड टेक प्रोनाउंस इट और इट्स। जब ये कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जितने भी ग्रुप को जाहिर करते हैं, अगर इनके साथ जो वर्ब आया है वो सिंगुलर है, मतलब ये सिंगुलर के तौर पर काम हो रहा है, कलेक्टिवली एक सारे एक्शन कर रहे हैं, तो फिर इनके सामने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके बदले में जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, इट आएगा या इट्स आएगा। क्यों, क्योंकि कलेक्टिवली काम हो रहा है, तो मतलब एक ही हुआ, एक ही सब्जेक्ट हुआ, जब एक ही सब्जेक्ट हुआ तो इसका मतलब आगे क्या आना चाहिए, इट या इट्स। लेकिन अगर इफ कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज प्लूरल, अगर कलेक्टिव नाउन से एक मेंबर्स को जाहिर कर रहा है, प्लूरल को जाहिर कर रहा है, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है कि देम या देयर या देयर्स यूज करना है या दे यूज करना है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ कलेक्शन को जाहिर नहीं कर रहे हैं बल्कि कलेक्शन के मेंबर्स को जाहिर कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर आगे क्या यूज होगा, दे यूज होगा, देम यूज होगा, देयर यूज होगा और देयर्स यूज होगा। ये मजीद चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी एमसीक्यूज में, जब हम ये क्वेश्चंस करेक्शन वाले हम सीखेंगे, जो मुख्तलिफ टेस्ट में पहले आ चुके हैं वो भी लिए हुए हैं, जो आ सकते हैं वो भी, तकरीबन हर जगह पे सेमी क्वेश्चन मिलते हैं, तो एक ही मरतबा पढ़ लिया तो इसे समझे कि ये एज इट इज एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके टेस्ट में। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ के क्वेश्चंस कैसे लिखे हुए हैं। अभी यहाँ पर 54 है, 53 एमसीक्यूज जो हैं क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं 3 वीडियोज़ के अंदर। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं 54 की तरफ। 54 में ये जो आज वीडियो हमने बनाई है, यहाँ से मतलब इन सारे जो क्वेश्चन हैं ये इसी से रेलेवेंट है, रिलेटेड है। तो यहाँ पर 54 में लिखा हुआ है, द टीम इज फाइटिंग देमसेल्व्स। अभी कलेक्टिव नाउन्स के मोस्टली जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो वहाँ पर आपको हिंट देते हैं कि यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है या प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, आपको हिंट दिया जाता है, लेकिन वो हिंट कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझ पाता। अब यहाँ पर देखिए आपको हिंट मिला है, हिंट क्या मिला है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देमसेल्व्स। देमसेल्व्स कब आता है, जब यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर। मुझे ये बताए, देमसेल्व्स तभी आता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है। तो जब यहाँ पर देमसेल्व्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इज की जगह क्या यूज होगा, आर यूज होगा। मतलब ये तो हिंट हमें दिया हुआ है कि भाई ये हिंट है, देमसेल्व्स देखो लिखा हुआ है, तो अभी सब्जेक्ट क्या है बताओ, सिंगुलर है या प्लूरल है। ये देमसेल्व्स किसके बारे में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब जो है कौन सा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द फैमिली इज लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हैदराबाद। अब यहाँ पर देखिए ये कॉमन एक चीज़, यहाँ पर भी एक मतलब एक पॉइंट ली हुई है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इन वेरियस पार्ट्स। इन वेरियस पार्ट्स का मतलब क्या है कि आपका एक्शन जो है वो फैमिली का एक मेंबर एक पार्ट में है, दूसरा दूसरे पार्ट में है, तीसरा तीसरे पार्ट में है। तो इसका मतलब क्या है कि फैमिली के हर एक मेंबर की अलग अलग बात हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इज नहीं आएगा बल्कि क्या यूज़ होगा, आर यूज़ होगा। क्लियर हुई बात। अभी हम चलते हैं 56 की तरफ। 56 में लिखा हुआ है, द जूरी इज स्टिल डिबेटिंग द केस।
डिबेट, अभी डिबेट का मतलब है बहस करना। अभी बहस जो करना है मतलब सही, कोई कहेगा भाई ये बात सही है, कोई कहेगा ये बात गलत है। मतलब क्या होगा, सब एक काम नहीं कर रहे हैं, सब मिलके एक एक्शन नहीं कर रहे हैं, हर किसी की पॉइंट्स डिफरेंट होगी। जब पॉइंट्स डिफरेंट होगी तो यहाँ पर हमें वर्ब कौन सा यूज करना है, प्लूरल यूज करना है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, द ज्यूरी आर स्टिल डिबेटिंग द केस। उसके बाद लिखा हुआ है 57 में, द टीम आर ऑन द फील्ड, इट हैज अ गुड चांस ऑफ विनिंग। अभी यहाँ पे भी आपको हिंट मिला है। अभी हिंट क्या मिला है कि इस टीम को जाहिर करने के लिए, इसको वाजे करने के लिए आगे इसने क्या यूज किया हुआ है, इट यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, टीम हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। जब टीम के लिए इट यूज हुआ है तो इसका मतलब है टीम हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर दे लिखा होता तो इसका मतलब क्या है, टीम क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर इट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, टीम हमारा सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो यहाँ पर आर आएगा सिंगुलर के साथ, नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इज यूज होगा। फिर अभी चलते हैं 58 की तरफ, द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन द इशू। अब यहाँ पर देखें डिवाइडेड जो लिखा हुआ है, डिवाइडेड, अभी डिवाइडेड का मतलब ही यही है कि भाई एक्शन बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी देखिए कुछ हिंट है, ये जैसे वेरियस पार्ट्स आ गया, आगे ये हिंट देमसेल्फ लिखा हुआ है, यहाँ पर इट लिखा हुआ है, ये डिवाइडेड लिखा हुआ है। मतलब ये वर्ड्स हिंट देते हैं, लाजमी हिंट देते हैं आपको। तो हिंट से आपको पता चल जाता है जब डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कमेटी के मेंबर्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइड कौन होता है, कमेटी नहीं होती, बल्कि कमेटी के मेंबर्स डिवाइड होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू। अब ये क्वेश्चन भी डिफरेंट टेस्ट में आ चुका है। उसके बाद चलते हैं, द कपल ईट आउट वंस अ मंथ। अब यहाँ पर देखें, अभी ये नहीं कह रहे कि भाई एक कपल जो है खाना खाते हैं, ये नहीं। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट को समझना है, क्या कह रहा है कि एक महीने में जो कपल है वो बाहर खाना खाने जाता है। अब यहाँ पर कपल जब खाना खाने जाता है तो एक एक अलग अलग तो नहीं जाएगा, साथ ही जाएंगे। तो मतलब क्या है कि दोनों का काम कलेक्टिवली ही होगा जाने का काम। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ईट आएगा या ईट्स आएगा, क्या आएगा मुझे ये बताएं। जब कलेक्टिवली काम होता है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं। इसीलिए द कपल ईट्स आउट वंस अ मंथ। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखें, इस जैसा ये, लेकिन उसमें क्या यूज हो रहा है, द कपल इज टेकिंग सेपरेट क्लासेस। क्या कहा, अभी इसमें क्या वर्ड है जो हिंट हमें दिया गया है, सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या होता है कि मतलब अलग अलग, दोनों बंदों के पास अलग अलग, या जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास अलग अलग। जब अलग अलग बात हो रही है, सेपरेटली बात हो रही है, एज इंडिविजुअल बात हो रही है, तो वर्ब कौन सा आना चाहिए, प्लूरल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कपल इज टेकिंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे। उसके बाद चलते हैं द कास्ट। अभी कास्ट किसको कहा जाता है, कास्ट मीन्स the members, the group of actors which play the role in a drama। ड्रामा के अंदर जो रोल प्ले करते हैं उनकी ग्रुप को क्या कहा जाता है, कास्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे, द कास्ट आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द प्ले विद अ पार्टी आफ्टर द परफॉर्मेंस। द कास्ट आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस। सेलिब्रेटिंग, जब सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं कास्ट जो है, मतलब एक ग्रुप जो है मेंबर्स का, वो तभी करेगा जब ड्रामा कामयाब होगा। जब ड्रामा कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि सब मेंबर्स को एक जितनी खुशी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि कलेक्टिवली काम हो रहा है कि भाई परफॉर्मेंस के बाद अगर ये एक प्ले जो है वो सक्सेसफुल जाएगा तो मतलब सारे ही मेंबर्स जो हैं, सारे ही एक्टर्स जो हैं वो सारे सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कि सारे मिलके सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए इज यूज होगा। द कास्ट इज सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द प्ले विद द पार्टी आफ्टर द परफॉर्मेंस। उसके बाद लिखा हुआ है द कास्ट हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग द लाइन्स। जो मतलब एक एक्टर्स का जो ग्रुप है वो लाइंस की प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे ये बताएं, सारे जो एक्टर्स का ग्रुप है वो सारे के सारे मेंबर्स एक ही पॉइंट जो है रिपीट करेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। मतलब हर किसी की अपने डायलॉग थे, हर किसी के अपने डायलॉग थे। उसको कहा गया भाई ये आप डायलॉग रिपीट करो, उसको कहा गया ये डायलॉग रिपीट करो। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा काम है जो हर कोई अलग अलग करेगा। तो यहाँ पर इसीलिए क्या कहा जाएगा, द कास्ट हैज़ बीन नहीं आएगा, हैव बीन आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने का काम जो है, जो लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे कि ये हर कोई मेंबर जो है जो एक्टर जो है वो अलग अलग प्रैक्टिस करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, द कास्ट हैव बीन प्रैक्टिसिंग द लाइंस। ठीक है।
उसके बाद लिखा हुआ है 63 में क्या है, द स्टाफ मेंबर्स डिसअग्रीज नहीं होगा, डिसअग्री होगा, ये सिर्फ समझाया ही नहीं, क्योंकि जहां पर मेंबर आ गया ना, ये याद रखें कि फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है द टीम जो है सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन टीम मेंबर्स आ गया तो आप समझ जाएं कि बात किसकी हो रही है, मेंबर्स की, तो वर्ब प्लूरल ही जाना है। अगर फैमिली लिखा हुआ है तो फैमिली इज हो सकता है, आर हो सकता है, लेकिन जब फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, जब लिखा हुआ है, लफ्ज लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, मेंबर्स लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि मेंबर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहां पर द स्टाफ मेंबर्स बात हो रही है क्या, स्टाफ मेंबर्स की, तो मेंबर्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ गो आएगा या गोज आएगा, एसीएस का इजाफा होता है एक के साथ, जब यहां पर मेंबर्स की सबकी बात हो रही है, इसीलिए यहां पर एसीएस का इजाफा नहीं होगा, तो इसीलिए क्या कहेंगे, द स्टाफ मेंबर्स डिसअग्री ऑन द प्रपोजल। उसके बाद है 64 में क्या लिखा हुआ है, द क्लास डिस्क्राइब्स देयर वेकेशन, द क्लास डिस्क्राइब्स देयर वेकेशन। अभी यहां पर भी देखें आपको हिंट मिला है, हिंट क्या मिला है यहां पर, देयर का मतलब क्या है, ये देयर किसके बारे में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, सब्जेक्ट भाई प्लूरल होगा, क्योंकि इसी को डिस्क्राइब करने के लिए इसी के बदले में हमने आगे क्या यूज किया है, देयर यूज किया है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल। जब प्लूरल है, क्या प्लूरल के साथ एसीएस का इजाफा होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब है यहां पर एस नहीं आएगा। सही करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, द क्लास डिस्क्राइब देयर वेकेशन, द क्लास डिस्क्राइब देयर वेकेशन, तो यहां पर ये सही होगा। उसके बाद लिखा हुआ है द कमेटी आर स्पॉन्सरिंग अ फंड रेजर। अब यहां पे जो फंड जो दे रही है कमेटी, वो क्या हर एक बंदा अलग अलग फंड देगा, नहीं ना, तो इसका मतलब है कमेटी के जितने भी लोग हैं वो सारे मिलके एक फंड रेजर देंगे, तो यहां पर हमें पता चला कि मिलके फंड देंगे, तो इसीलिए यहां पर क्या यूज होगा, इज यूज होगा, आर यूज नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा काम है कि सारे मिलके ही कर सकते हैं, बाकी हर एक का अलग अलग काम नहीं हो सकता, ये ऐसा काम है, तो यहां पर इसीलिए क्या कहेंगे, द कमेटी इज स्पॉन्सरिंग अ फंड रेजर। उसके बाद लिखा हुआ है द टीम इज वर्किंग टुगेदर। अब यहां पर देखें टीम इज वर्किंग टुगेदर, अभी टुगेदर का मतलब क्या है, टुगेदर कहते ही तभी हैं जब दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वी वर गोइंग टुगेदर, वी वर गोइंग टुगेदर, आई वॉज गोइंग टुगेदर कहूंगा, कह सकता हूं, नहीं ना, तो मतलब बंदे ही, ये टुगेदर किसकी निशानी है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर टीम की बात नहीं हो रही, बल्कि टीम में जो प्लेयर्स हैं उनकी बात हो रही है, इसीलिए इन्होंने टुगेदर लिखा है, इसीलिए यहां पर इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द टीम आर वर्किंग टुगेदर। हम चलते हैं 67 पर। 67 में क्या है, द ट्रूप का मतलब क्या होता है, फौजी दस्ता, जिसमें अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। उसके बाद क्या है, डिसअपीयर्स एट डिफरेंट पोजीशंस। अभी यहां पर भी आपको एक हिंट मिला है, जिसको समझ के आपको वर्ब यूज कर सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं है तो हिंट जो दिया गया है, आप दोनों चीजों को, मोस्टली हिंट दिया जाता है, 99% हिंट दिया जाता है, तो यहां पर हिंट क्या दिया गया है, डिफरेंट पोजीशंस। जब डिफरेंट पोजीशंस पर एक बंदा तो नहीं होगा, मतलब पूरे ग्रुप की पूरा ग्रुप तो डिफरेंट पोजीशन पर नहीं होगा, मतलब हर एक बंदे की अलग अलग बात होगी। जब डिफरेंट पोजीशंस का जिक्र है तो इसका मतलब है कि ट्रूप की बात नहीं हो रही, जो फौजी दस्ता है उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि सोल्जर्स जो हैं उनमें हर एक मेंबर्स की अलग अलग बात हो रही है, इसीलिए तो इसने डिफरेंट लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें डिसअपीयर्स नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें सोल्जर्स की बात हो रही है, बल्कि मिलके एक काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है हमारा प्लूरल होगा, डिसअपीयर होगा, अपीयर्स नहीं होगा। डिसअपीयर्स इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये लिखा हुआ है डिफरेंट का मतलब है सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस का इजाफा नहीं होता। उसके बाद चलते हैं 68 पे, द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म माई फेवरेट म्यूजिक। द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म माई फेवरेट म्यूजिक। अभी ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा मीन्स बैंड होता है, जो साउंड वगैरह बजाते हैं, जो ट्यून वगैरह बजाते हैं, तो उनको कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा उनके ग्रुप को कहा जाता है, बैंड जिसे कहा जाता है, ग्रुप ऑफ जो ग्रुप होता है ट्यून वगैरह बजाते हैं, साउंड बजाते हैं, जिसको बैंड भी कहा जाता है आमतौर पर। ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म माई फेवरेट म्यूजिक। अब यहाँ पर देखें माई फेवरेट म्यूजिक, जब ये मेरा फेवरेट म्यूजिक बजा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके सारे मेंबर्स मिलके एक काम कर रहे हैं, जो पूरा ग्रुप है वो मिलके एक साउंड मतलब म्यूजिक बजा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये कलेक्टिवली काम हो रहा है।
क्या हो रहा है, कलेक्टिवली काम हो रहा है। तो इसीलिए जब कलेक्टिवली काम हो रहा है तो मतलब सारे मिलके एक काम कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, परफॉर्म्स आएगा। क्या आएगा, परफॉर्म्स। द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म्स माई फेवरेट म्यूजिक। लेकिन दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है द ऑर्केस्ट्रा वॉज टर्निंग अप वन बाय वन। जब वन बाय वन लिखा हुआ है, वन बाय वन का मतलब क्या है, वन बाय वन तभी कहते हैं जब हम डिफरेंट लोगों की बात करते हैं, तब हम कहते हैं वन बाय वन। यू मे कम वन बाय वन, एक बंदे को कहेंगे यू मे कम वन बाय वन, लेकिन यू में अगर लोग बहुत है तो तभी हम कहेंगे यू कैन कम वन बाय वन। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा प्लूरल है, इसीलिए तो इसने वन बाय वन लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। द ऑर्केस्ट्रा वॉज टर्निंग अप वन बाय वन। उसके बाद चलते हैं नंबर 70 पर। द आर्मी इज कैरिंग लीव्स। जो आर्मी है वो लीव्स उठा के जा रही है, पत्ते उठा के जा रही है। तो ये इसमें क्या है, आर्मी के सोल्जर्स की जब पत्ते उठाने का काम, लीव्स उठाने का काम, इसका मतलब है हर कोई काम डिफरेंट वे से करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, हमारा इज नहीं आएगा, आर आएगा। द आर्मी आर कैरिंग लीव्स। तो उसके बाद है द आर्मी अलाउ पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू मेक समथिंग ऑफ देम सेल्व्स। अब यहाँ पर आप भूल जाएंगे कि सर देम सेल्व्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा या नहीं आएगा? ये देम सेल्व्स किसके बारे में लिखा हुआ है, आर्मी के बारे में लिखा हुआ है या सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है या ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है? अब यहाँ पर देखें, द आर्मी अलाउ पीपल, पीपल लोगों को इजाजत दे रही है, एन अपॉर्चुनिटी टू मेक समथिंग ऑफ देम सेल्व्स, टू मेक समथिंग ऑफ देम सेल्व्स। तो देम सेल्व लिखा हुआ है लोगों के बारे में, तो इसीलिए यहाँ पे देम सेल्व को देख के आर्मी को प्लूरल मत समझिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है भाई, जो आर्मी है लोगों को इजाज़त देती है, एक मौका देती है। तो एक मौका देती है, क्या जो मौका देने का अमल है, क्या वो हर एक बंदा जो सोल्जर है वो अलग अलग मौका देगा? ऐसे तो नहीं है, सारे मिलके एक डिसाइड करेंगे कि भाई लोगों को मौका दिया जाए कि वो ज़िंदगी में कुछ अपना कुछ कारोबार अपना चलाए। तो जब मिलके एक काम हो रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पर आर्मी जो इजाज़त देगी तो मिलके एक एक्शन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अलाउज आएगा, अलाउ नहीं आएगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो तकरीबन डिफरेंट टेस्ट में आ चुके हैं। और मैं जो समझता हूँ रियली ये कि ये अगर आपने ये क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, ये आपके नोटबुक में लिखे हुए हैं, आप किसी भी टेस्ट में बैठेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ सकता है। और बड़ी बात ये कि यही सेम क्वेश्चन आपको हर जगह से मिलेंगे, हर वेबसाइट पे, डिफरेंट नेट की वेबसाइट्स पर, उसके बाद डिफरेंट बुक्स में, कोई भी मतलब वो सोर्स उठाएंगे उसमें यही क्वेश्चन मिलते हैं। तो वो सेंटेंसेस जो हैं क्वेश्चन की शक्ल में मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो अभी कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो मीन्स दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व इट। So now I would like to say Khuda Hafiz, but do like my video, do tell me in comment that how was the video.